बात बहुत ही पुरानी है। जसवंत नगर राज्य में एक गरीब किसान केशव रहता था। बड़ी ही मनौती करने के बाद उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम चंद्रक रखा। चंद्रक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्वभाव से चंद्रक बड़ा ही उदंड बालक था। वो अक्सर अपनी उम्र के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता। जब भी केशव चंद्रक से कहता, अरे चंद्रक, अरे बेटा, तू हमेशा झगड़े और मारपीट में ही समय बिताता है। अरे तू मेरे साथ खेतों में चला कर, वहाँ मेरे साथ काम में हाथ बटाया कर, कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। ये क्या लड़ाई झगड़ा करता रहता है? अरे नहीं बापू, नहीं 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 नहीं, मैं खेतों में काम वाम करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे मुझे तुम्हारी तरह काम थोड़ी ना करना है। दिन बीतते गए। चंद्रक बड़ा हुआ और एक दिन केशव ने उससे कहा, अरे बेटा चंद्रक, अरे बेटा, उम्र के हिसाब से अब मैं कुछ थकान का अनुभव करने लगा हूँ। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। अब भगवान की दया से तुम बढ़िया काम करने लायक हट्टे कट्टे हो गए हो, इसीलिए अब तुम हमें कमा कर खिलाओ बेटा। हर बाप की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका ध्यान रखे, परिवार में जिम्मेदार बने, परिवार को आगे बढ़ाए। ए बापू, क्या बात कर रहे हो? अरे तुमने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, तो सीधी सी बात है, कुछ दिन और खिलाओ पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ये सुनकर केशव चुप हो गया और पहले की तरह ही अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद केशव ने फिर से अपने बेटे से कहा, अरे चंद्रक, अरे बेटा, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। अरे मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लगता है कि थोड़े दिन ही जीवित रह पाऊंगा। अरे 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 बापू, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है? अरे जरा मेरी दाढ़ी मूछें तो निकलने दो। अरे इतनी जल्दी भगवान के पास जाके क्या करोगे? अभी बहुत जियोगे, चिंता ना करो। जब मेरी दाढ़ी मूछ निकल आएगी ना, तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ काम काज करूंगा। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी तब। बाप के समझाने का चंद्रक पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने साथियों के साथ सारा दिन मटर गश्ती करता रहता। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। एक दिन केशव ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ए बेटा, अब तो तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी उगाई हैं। अरे अब तो कुछ काम धाम कर लो बेटा। अब तो देखो, मैं सचमुच में बूढ़ा हो गया हूँ। अरे मुझसे नहीं चला जाता है भाई, क्या करूँ मैं? ए बापू, क्या बातें करते हो? अरे तुम दोनों मेरे माता पिता हो, तुमने मुझे पैदा किया है, तो मुझे जीवन भर खिलाना तुम्हारा फर्ज है। अरे भाई अपने फर्ज को निभाओ। ये क्या बूढ़ा हो गया बूढ़ा हो गया? देखो सीधी सी बात है, मैं तो कोई काम काज नहीं करूंगा। तुम्हारा फर्ज निभाओ और क्या। ये कहकर वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब केशव ने अपनी पत्नी से कहा, राधा, मैं तो चंद्रक को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। अब क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा क्या? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर चंद्रक के खिलाफ महाराज मालकेतु से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज चंद्रक को दरबार में बुलाकर डांट डपट कर उसे सही राह पर ला देंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो राधा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन केशव जसवंत नगर के राजा मालकेतु के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम चंद्रक है। इस आस में कि बड़ा होकर वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा चंद्रक मेरा कोई काम ही नहीं करता। वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता रहता है। मेरे समझाने पर वो कहता है कि वो जीवन भर कोई काम नहीं करेगा। मैंने उसे पैदा किया है तो उसे खिलाने का फर्ज मेरा है। मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा, ऐसा कहता है। ओ, यानी तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और चंद्रक को हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही वो चंद्रक को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो गए। चंद्रक, क्या ये तेरा पिता है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बापू है। तो क्यों रे चंद्रक, तू इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम काज क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? क्यों उनसे काम कराता है? महाराज मैं काम काज करूं भी तो भला क्या करूं? मैंने आज तक कोई काम काज सीखा ही नहीं, और अब तो काम काज सीखने की मेरी उम्र भी तो नहीं रही। क्या करूं मैं, बताइए महाराज। चंद्रक, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, समझ गए? महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम है भी नहीं। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, दिमाग का, और मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे चोरी नहीं हो जाती है। तुम जैसे निठल्ले और काम चोरों के बस का ये काम है ही नहीं। अरे तेरे जैसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के निपुत्र ही रहे। चंद्रक, तू मानव जीवन पर एक कलंक है। चंद्रक मन ही मन सोच रहा था, हाँ, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि मैं इसके डराने धमकाने से काम धाम करने लगूंगा? अरे बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बड़ा आया महाराज कहीं का। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आए, तब पिता ने कहा, चलो चंद्रक, घर चलो बेटा। नहीं नहीं बापू, बस 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 बस, बहुत हो गया। अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। हाँ। अरे चंद्रक, ये तू क्या कह रहा है रे? नालायक हो गया है क्या? नालायक हो गया हूँ? जब महाराज के पास गए थे तब लायक था क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताजी। भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, है ना? अब मैं कोई काम धाम करूं या ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, ये बात पक्की है। जा रहा हूं मैं। ये कहकर चंद्रक वहाँ से चला गया। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु चंद्रक रुका नहीं। चंद्रक के जाने के बाद केशव सोचने लगा, अरे जाने भी दो इसे। जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस ही लौट आएगा। ठीक है। इधर चंद्रक नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते सांझ हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। चंद्रक ने सोचा, अरे मुझे चलते चलते तो अंधेरा ही हो गया। लगता है रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। वो जंगली जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रक पेड़ की डाल पर बैठा सुस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ से नीचे झांका तो देखा कि एक आदमी, जिसके सामने हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी हुई थैली खुली पड़ी थी, अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान, वाह 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 वाह। आज तो तूने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। वाह 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 वाह। ओ, ये तो अवश्य ही कोई चोर है जो चोरी का माल लेकर यहाँ आया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो मजा आ जाता। इन्हीं सोच विचार में डूबे हुए चंद्रक का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो फिसलकर उस चोर के सामने आ गिरा। उसे देखते ही चोर ने कहा, अबे, कौन हो तुम? कौन हो? मैं चंद्रक हूँ। इस पेड़ पर इतनी रात को क्या कर रहे थे? बोलो। बात यह है कि मैं घर से रूठ कर, मतलब घर छोड़कर आ गया हूँ। मैं निकल आया। क्या घर से रूठ कर आए हो? ए भैया रूठू, क्या हो गया? काहे इतना मुंह फुलाए हो? बताओ क्या बात हो गई ऐसी?
तब चंद्रक ने उस चोर को अपने बारे में विस्तार से बताया। सारी बात जानकर चोर मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। हाँ, चंद्रक, देखो भाई, मेरा नाम है कन्हैया चोर। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? हाँ चंद्रक, चोरी का काम सीख करके तुम बहुत जल्दी ढेर सारी दौलत के मालिक बन जाओगे। फिर चोर बनकर ही तुम राजा माल केतु से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। क्या कहते हो? बनोगे चोर मेरी तरह, कन्हैया चोर की तरह? बोलो। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो कन्हैया चोर, मुझे तुम्हारी ये बात स्वीकार है। ठीक है ना, ये हुई ना बात। तो चलो मेरे साथ, मेरे घर नंदीवन में, हम वहीं चलकर रहेंगे। चलो। ठीक है काका, चलो। और फिर दोनों जल्दी ही कन्हैया चोर के घर पर पहुंच गए। घर पहुंचकर कन्हैया चोर ने कहा, चंद्रक, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है? काका, मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूंगा और आपकी तरह ही एक महान चोर बनूंगा। शाबाश चंद्रक, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस घटना के बाद वो सो गए। दूसरी तरफ चंद्रक के माता पिता बहुत ही परेशान थे। खास तौर पर उसके पिता अब पछता रहे थे कि उन्हें महाराज के पास जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। चंद्रक की माँ सुखिया फूट फूट कर रो रही थी। इधर नंदीवन में कन्हैया चोर चंद्रक को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। उसने चंद्रक से कहा, हाँ तो चंद्रक, आज मैंने तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। समझ गए ना? एक महीने के अंदर कन्हैया चोर ने चंद्रक को चोरी के सारे गुर सिखा दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन और महीने बीत गए। चंद्रक ने कन्हैया चोर के साथ मिलकर कई जगह चोरियां की। वो एक के बाद एक कई चोरियां करता गया और अब वो एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन चंद्रक ने अपने गुरु से कहा, गुरु, बात यह है कि मैं जसवंत नगर के राजा माल केतु के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। ए भैया, ये तू क्या कह रहा है चंद्रक? पगला गया है क्या? पगला नहीं गया हूँ गुरु, ठीक कह रहा हूँ। राजा माल केतु ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाई थी ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकता और चोरी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना? यहाँ तक कि मैं चोर भी नहीं बन सकता, ऐसा कहा था ना उसने। आज मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और शातिर चोर बन गया हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। उसी रात गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते चंद्रक ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। सुबह होते ही ये खबर राजा माल केतु तक पहुंची। सिपाहियों ने उन्हें वो चिट्ठी भी दिखाई जो चंद्रक ने लिखी थी। उसमें लिखा था, राजा माल केतु, याद कर, एक दिन तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आंख खोलकर देख ले, मैंने तेरा खजाना चोरी कर लिया है। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो ये उस चंद्रक का काम है जिसके पिता कुछ दिन पहले ही दरबार में उसके खिलाफ फरियाद लेकर आए थे। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, केशव किसान के घर जाओ और चंद्रक को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। सैनिक बिना समय गंवाए केशव किसान की झोपड़ी पर पहुँचे। चंद्रक कहाँ है? अरे वो तो घर पर नहीं है, वो कई महीनों से घर ही नहीं आया। अरे झूठ बोलते हो तुम दोनों। चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। बताओ, चंद्रक कहाँ है? क्या? चोरी के माल के साथ? क्या बात कर रहे हो? हाँ, चोरी। उसने राजा के खजाने में चोरी की है, समझे? और अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ कहाँ है वो? मेरे मालिक, इसका मतलब मेरा बेटा चंद्रक चोर बन गया है। सैनिकों ने जब चंद्रक को झोपड़ी में नहीं पाया
तो वो चंद्रक की जगह उसके बूढ़े माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गए। ये क्या है? चंद्रक की जगह तुम इन्हें क्यों उठा लाए? महाराज, चंद्रक वहाँ पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं छुपा रखा होगा, इसीलिए इनको उठा लाए। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर ऐसा ही किया गया। चंद्रक के माता पिता को कारागार में डाल दिया। उधर नंदीवन में राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद चंद्रक और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। कुछ दिन और बीते। चंद्रक और उसके गुरु ने कई जगहों पर चोरियां की। एक दिन जब वो दोनों प्रीतनगर के महाजन के यहाँ चोरी करके नंदीवन लौट रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो दोनों गांव में एक दरवाजे पर खटखटाने लगे। कौन है? हम परदेसी हैं, आधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है क्या? घर के मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप लोग निश्चिंत होकर बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। कुछ देर बाद घर के मालिक की बेटी उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उस लड़की को देखकर चंद्रक उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। जब चंद्रक और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो चंद्रक ने अपने गुरु से कहा, गुरु 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 गुरु, ये लड़की तो मेरे दिल को भा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? हाँ, अरे क्यों नहीं हो सकता। तू चिंता मत कर, मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा, है ना? सुबह होने पर कन्हैया चोर ने घर के मालिक से कहा, हाँ, तो मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना, बिल्कुल कहिए, क्या बात है? श्रीमान, ये है मेरा बेटा चंद्रक। मेरे पास संपत्ति उम्पत्ति की कमी नहीं है, लाखों की संपत्ति है। नंदीवन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय? देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप ये बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? करता वैसे तो कुछ नहीं करता, क्योंकि इसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, अरे इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है, तो फिर ये क्या करेगा? वही संभालेगा, और क्या। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका पुत्र कुछ कामकाज या कारीगरी जानता भी है कि नहीं जानता? यदि जानता है तो क्या जानता है? हाँ, ये बात देखिए, सीधी बात कहूंगा कि मेरे पुत्र ने कभी कोई कामकाज या कारीगरी सीखी ही नहीं। अरे इसे कुछ भी सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे बाद सब कुछ इसका ही तो है, और क्या। फिर माफ कीजिएगा श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी करुणा का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुणों का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी कन्या नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी ना हो। तो ये बात है, ठीक है। तब कन्हैया और चंद्रक घर के मालिक से विदा लेकर चुपचाप वहां से चल दिए। चंद्रक, तुमने सुन ही लिया कि घर का मालिक अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है। अब कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में करुणा से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। अरे अरे अरे, लेकिन कैसे? करुणा के पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया, अब क्या? अरे गुरु, मैं किसी रात करुणा के घर पर हमला करूंगा और करुणा को बलपूर्वक अपने साथ ले जाऊंगा। फिर देखता हूँ क्या करता है उसका बाप। हाँ, क्या करता है उसका बाप? ए भैया, ऐसा अनर्थ कभी मत करना चंद्रक। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठा ले जाओगे तो विवाह के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रहोगे। यदि तुम सचमुच ही करुणा से विवाह करना चाहते हो तो चोरी करने के अलावा तुम्हें कोई और कामकाज भी सीखना चाहिए।
तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी, समझे? तुम ठीक कहते हो गुरु। मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही नंदी बन जाइए। मैं इसी समय कोई ना कोई कामकाज सीखने का जुगाड़ करता हूं। सबसे पहले यह करना जरूरी है। ठीक है, चलो मैं नंदी वन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है ना? कन्हैया चोर के जाने के बाद चंद्रक पास के नगर में पहुंचा और एक सुनार की दुकान पर गया। नमस्ते सेठ जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये काम सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? भले मानस 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं। ओह, मैं इतने दिन तो धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। मुझे 3 से 4 दिनों में ही ये काम सिखा दो आप। हाँ? अरे लगता है तू कोई मूर्ख है। तू मेरा काम नहीं सीख सकता। चल जा यहाँ से, भाग यहाँ से, मेरा समय खराब करने आ गया, भाग। सेठ ने डांट फटकार कर उसे वहाँ से भगा दिया। चंद्रक बहुत ही कम दिनों में कोई न कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वो जहाँ जहाँ भी गया उसे यही जवाब मिला। हर कोई उससे यही कहता कि किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। चंद्रक हर जगह से निराश लौटने लगा। इसी उधेड़बुन में जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ मजदूर अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लादे हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर चंद्रक सोचने लगा, हाँ, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना सिखाए ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। हाँ। और चंद्रक भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। शाम होते होते चंद्रक को भी उसकी मजदूरी मिल गई। चंद्रक ने जो पैसे कमाए उन्हें लेकर वो सीधा करुणा के घर पर पहुंचा और उसके पिता से कहने लगा, मैंने आपके कहे के अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। ये देखिए, ये पैसे मैंने मजदूरी करके ही कमाए हैं। तो क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे? हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले दिन चंद्रक और करुणा का विवाह हो गया। विवाह के बाद ही चंद्रक रोज मजदूरी का काम करने के लिए जाने लगा। तभी चंद्रक के ससुर वहाँ पर आए और कहने लगे, चंद्रक बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करना ही है तो किसी दूसरों की क्यों करते हो? अपने खेतों में खुद के लिए मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? हाँ? आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? समझा नहीं कुछ। अरे बेटा चंद्रक, देखो मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। तुम जसवंतपुर के किसान के बेटे हो। क्या? आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर पर राहगीर बनकर आए थे ना, और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत ही पसंद आ गए थे और वो तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी कुंडली पता लगा ली और पता लगा लिया कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारे माता पिता कौन। बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चोरी करना बुरा काम है। इसे छोड़कर अपने खेतों में मन लगाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं पिताजी। इसके बाद चंद्रक अपनी पत्नी को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं चोरी का जीवन छोड़ना चाहूं तो क्या आप उसकी आज्ञा देंगे मुझे? अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम मेरे बहुत अच्छे शिष्य हो। तुम चाहो तो आज और इसी समय चोरी छोड़ सकते हो। इसके लिए भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। तब गुरुजी मुझे वो धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने राजा मालकेतु के खजाने से चुराया था। कन्हैया चोर ने चंद्रक को सारा धन लौटा दिया। इसके बाद चंद्रक वो सारा धन लेकर राजा मालकेतु के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का दुस्साहस किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने के लिए आया हूं। अरे ये अनहोनी कैसे हो गई? वाह! परंतु फिर भी
तुम सही रास्ते पर लौट आए हो, बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ, खुश रहो। चंद्रक ने लूटा हुआ सारा धन मालकेतु को लौटा दिया और बदले में मालकेतु ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। अब चंद्रक अपने खेत के काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बड़े ही खुश थे। अब वो अपने पूरे परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन बिताने लगा।